हमारे चारों ओर के परिवर्तन। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए। क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुओं को। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती रहती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? क्रियाकलाप एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि यह फट न जाए। गुब्बारे का आकार व माप बदल जा गया है। वह अब उसकी हवा निकल जाने दें। क्रियाकलाप 2, कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाएगा। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मज़ा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। क्रियाकलाप 3, गुथे हुए आटे की कोई लोई बनाएं। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार में खुश ना हों और रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन किए उसके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ जाए? क्या कागज का माप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में से संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। क्रियाकलाप 4, उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है। उसके पूरे माप में फुलाई तथा उसके मुंह को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। ओह, गुब्बारा फट गया। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में आपने प्रयोग किया। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। गुथे हुए आटे की लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इसके बारे में उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन 4, 5, 6 में हुए उनको वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबर का उपयोग करते हैं। इनके बार बार उपयोग करने से उनके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आपने कुम्हार को एक चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? 6.5
एक में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में उनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, नहीं किया जा सकता। गाढ़े घोल से इडली, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अनाज से बनाया गया आटा, ठंडे दूध से गर्म दूध, सीधी डोरी से कुंडली डोरी, कली से फूल, दूध से पनीर, गाय के गोबर से खींचे रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलकों को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले और प्रायः गर्म किया जाता है। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है और उसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। अब हत्था आसानी से उसमें जड़ जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, इससे यह हत्थे पर कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6-7 में दर्शाया गया है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाती है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को ठंडे बर्तन में गर्म करते हैं, कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहते हैं तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किसमें बदल जाती है? क्या यह जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तनों को देखें। बूझों ने प्रायः देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ टार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक वह लाल ना हो जाए। जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसकी लंबाई मापें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हमें कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती में दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती से क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? धूप बत्ती जलाने पर कुछ नए परिवर्तन बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हमें इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण इसे महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए?
जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियमित वस्तुओं या उनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किए जा सकते। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधि के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सारांश: कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रियाकलाप: एक नींबू, पेंट ब्रश और एक कागज का टुकड़ा लीजिए। नींबू को काटकर उसका रस एक प्याले में निचोड़िए। ब्रश को नींबू के रस में डुबोइए तथा उसके कागज पर कुछ संदेश लिखिए। कागज को सूखने दीजिए। आप पाएंगे कि लिखे संदेश के अक्षर अदृश्य हो जाते हैं। अब कागज को लोहे की गर्म इस्त्री से दबाएं अथवा मोमबत्ती की लौ पर गर्म करें। ध्यान दीजिए कि कागज जले नहीं। कागज के गर्म होने पर अदृश्य अक्षर गहरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में उन परिवर्तनों की पहचान कीजिए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। अपने घर पर बनने वाले पकवानों को देखिए। इनमें होने वाले परिवर्तन, दो ऐसे परिवर्तन बताइए जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है। एक वर्ष में मौसम के अनुसार सब्जियों, कपड़ों, प्रकृति तथा अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों का रिकॉर्ड कीजिए। उत्क्रमित किए जाने वाले या न किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान कीजिए। अध्याय 7: पौधों को जानिए। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ पौधे हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े और लाल एवं कुछ नीले तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे में एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में, इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़ों, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। क्रियाकलाप 1: उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर
इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तनों की मोटाई मापने का प्रयास करें। पौधों के संवर्ग। पौधे का नाम टमाटर। कॉलम 1 ऊंचाई, कॉलम 2 तना, कॉलम 3 शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, कॉलम 4 टमाटर छोटा, तना हरा, कोमल, हाँ मोटा, कठोर। तने के आधार, तने के ऊपर से। पौधों का संवर्ग। आम बहुत लंबा, हरा, कोमल, मोटा, कठोर। तने के आधार से, तने के ऊपर से। और पौधे का संवर्ग। वृक्ष। नींबू थोड़ा लंबा, हरा, कोमल, मोटा, कठोर। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों को 7.5-1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधे के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। सुझाव। पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4-5 विद्यालयों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये संवर्ग हैं शाक, झाड़ी, वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है। शाक, झाड़ी, वृक्ष। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं होती हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते तथा इनके तने इतने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। उपर्युक्त विलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर 7.5-3 में के कॉलम 4 में भर सकते हैं। पहली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए। ये शाक, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न हैं? आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विसर्पी लता के 2-2 पौधे के नाम लिखिए। तना। अपने आसपास के पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल व फूल होते हैं। क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा तथा 1 ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। शाक के तने को गिलास में रखें जैसा कि चित्र
साक्षा में दिखाया गया है। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखा कि तने से लाल रंग ऊपर चढ़ जाता है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में आ जाता है। तो आप क्या बता सकते हैं यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर तक पहुँच जाते हैं। पत्ती अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बताइए। क्या इन सभी पत्तियों की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होते हैं? पटल, तना, पर्णवृत्त, पटल, फलक। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए आपकी उसकी छाप ले। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकते तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। क्रियाकलाप 3, एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7-9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़कर रखिए। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और उसके नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देते हैं? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की इन रेखित रचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब यह जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। क्रियाकलाप 4, आवश्यक सामग्री साक, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। पारदर्शी कवर। जल की बूंदें जब पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकले जल को हम अन्यथा देख पाते हैं? अध्याय 5 में उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिनके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली में दिखाई देने लगता है। संघनन।
पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। क्रियाकलाप 5। आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्प्रेड, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट, आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रेड डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुँचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ करती हैं। टिप्पणी: क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। जड़: चित्र 7-13 को ध्यान से देखिए। पहेली और बूझों से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है, क्यों? इसमें पहेली: पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6। आवश्यक सामग्री: 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची, जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रखें कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक जड़ सहित खरपतवार जड़ रहित पौधों के एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह बाद इसका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। आवश्यक सामग्री: मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरा तथा जल। 2 कटोरियाँ लीजिए, उनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है, क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहते हैं। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। चित्र 16 ए और बी को ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या यह चित्र 7-16 के समान एक
दिखाई पड़ता है अथवा बी की तरह है। मक्का के पौधों की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। चने तथा मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार होते हैं? आइए इसका पता लगाइए। क्रियाकलाप 9। खुले मैदान में आइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर इसका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 7-16 की तरह है या अथवा 16b की तरह? जिन पौधों की जड़ें 7-17a की तरह हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें 17b की तरह हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इसका सिरा विन्यास किस प्रकार का है? समूह बी के पत्तियों की सिरा विन्यास किस प्रकार है? बूझों के मस्तिष्क में एक अन्य विचार आया है। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होंगी तो उसे पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होंगी तो उन्हें उखाड़ने की जरूरत, वह पौधे की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को 7.5-2 में सही रूप में भर सकते हैं? हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपियोक आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? चित्र में देखिए कि तने से कौन सा पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7-19a-b-c में दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं? सी में। चित्र 7-1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आप घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या ये चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छ है, जैसा कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। आवश्यक सामग्री: 1 पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प: धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी,
गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज और आवर्धक लेंस तथा जल। ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। पंखुड़ी, बाह्यदल। खिले हुए पुष्प का मुख्य भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पौधों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कलिका का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देते हैं? इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्यदल एवं पंखुड़ी किन रंगों के हैं? आपके फूल में पंखुड़ी की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन के संबंधी प्रेक्षण 7.5-3 में लिखिए। पुष्प पौधे का नाम, गुलाब, बाह्यदलों की संख्या, अनेकों रंग, पंखुड़ियाँ, रंग एवं उनकी संख्या, 5 बाह्यदल। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्पों की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7-22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर को पहचानिए। इस तेज को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर, तंतु, परागकोश दिखाए गए हैं कि आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं। ये परागकोश है जबकि ये तंतु हैं। अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा लीजिए। चित्र 7-24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। स्त्रीकेसर के भाग, अपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। स्त्रीकेसर, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। क्रियाकलाप 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7-25A-B को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7-22 के अनुसार इस प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंदें डालिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने 7.5-3 में लिखा है
उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, केसर, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या कुछ पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी है? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखाई देते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ी की संख्या असमान होती है? क्या आप अब इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। सारांश। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृंत तथा फलक होते हैं। पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है, जब यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुँचता है। पुष्प के विभिन्न भाग बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। पत्ती विशेषज्ञ बनिए। कुछ सप्ताह तक अनेक पत्तियों के साथ एक क्रियाकलाप कीजिए। जिस पत्ती का आप अध्ययन करना चाहते हैं उसे तोड़कर एक गीले कपड़े में लपेटकर घर लाइए। अब पत्ती को अखबार के कागज़ के ऊपर के बीच फैला कर रख दीजिए। कागज़ पर एक मोटी पुस्तक रख दीजिए। आप इसे अपने गद्दे अथवा बक्से के नीचे भी रख सकते हैं। एक सप्ताह बाद पत्ती को बाहर निकालिए तथा इसके विषय में कोई कविता अथवा कहानी लिखिए। इस प्रकार पत्ती के संग्रह से तैयार पुस्तक से आप पत्ती विशेषज्ञ बन सकते हैं। निम्न ग्रिड से में पौधे के विभिन्न भागों के नाम छिपे हुए हैं, आनंद लीजिए।